झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने जारी की परीक्षाओं की संभावित तिथियां। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेसीसी ने गुरुवार को प्रतियोगी परीक्षाओं की संभावित तिथियां जारी कर दी हैं। इनमें 9 प्रतियोगिता परीक्षाओं का विज्ञापन पहले ही जारी किया गया है, जबकि 3 भर्तियां आने वाली हैं। बता दें कि जो भर्तियां आने वाली हैं उनमें स्नातक तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, महिला पर्यवेक्षिका प्रतियोगिता परीक्षा तथा इंटरमीडिएट स्तर कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर में हिंदी टंकन अर्हता धारक पद के लिए संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा शामिल हैं। बता दें कि झारखंड प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 27 जुलाई से चल रही है, जो 12 अगस्त तक चलेगी। अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में इस एग्जाम का रिजल्ट जारी किया जा सकता है। उसी तरह से स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा इसी माह 18 अगस्त से 10 सितंबर तक आयोजित होगी। झारखंड में अगले 4 दिनों तक कमजोर रहेगा मॉनसून। झारखंड में अगले 4 दिनों के दौरान मॉनसून कमजोर रह सकता है। मौसम विभाग की माने तो पश्चिम बंगाल में साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण से बने लो प्रेशर के कारण से झारखंड में 28 जुलाई से मॉनसून दोबारा सक्रिय हुआ था और 4 अगस्त तक लगभग सभी जिलों में अच्छी बारिश हुई थी। बारिश के कारण से खेतों में पानी आया, जिससे किसान धान की रोपाई कर सके। मौसम विभाग का मानना है कि झारखंड में लगभग 70% तक धान की रोपनी हो चुकी है। इससे पहले जून जुलाई महीने में मॉनसून के कमजोर पड़ने से बारिश नहीं हुई और सुखाड़ की आशंका मंडराने लगी थी। हालांकि खतरा अभी भी नहीं टला है, मुख्यमंत्री भी इसका जिक्र कर चुके हैं। झारखंड के इन 2 जिलों में लागू हुई आदर्श आचार संहिता। झारखंड के गिरिडीह और बोकारो में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। झारखंड की डुमरी विधानसभा सीट पर 5 सितंबर को उपचुनाव की घोषणा होते ही इन दोनों जिलों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इस दौरान इन 2 जिलों में किसी प्रकार का उद्घाटन, शिलान्यास, धरना प्रदर्शन जैसे कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे। मतदाताओं को जागरूक करने का काम भी तेजी से हो रहा है। बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग ने डुमरी विधानसभा उपचुनाव की तिथि की घोषणा की है। इसके तहत 5 सितंबर को मतदान होगा, जबकि मतगणना 8 सितंबर को होगी। इसके पहले 10 से 17 अगस्त तक नामांकन, 18 अगस्त को स्क्रूटनी होगी, जबकि नाम वापसी की तिथि 21 अगस्त है। झारखंड के आंगनबाड़ी सेविकाओं ने मांगा सहायक शिक्षिका का दर्जा। झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी कर्मचारी सभा के बैनर तले कार्निवाल हॉल में आयोजित विशाल सम्मेलन में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने भी भाग लिया। झारखंड के अलग अलग जिलों से आई आंगनबाड़ी सेविकाएं और सहायिकाओं की ओर से झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी कर्मचारी सभा की महासचिव सुंदरी तिर्की ने कहा कि वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार ने आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं का मानदेय जरूर बढ़ाया है, लेकिन जो मूल मांग है उस पर ना पूर्व की सरकार ने कोई निर्णय लिया और ना ही वर्तमान सरकार ने। आंगनबाड़ी सेविकाओं ने कहा कि हमारी पहली मांग है कि पूरे झारखंड की आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को सरकार राज्य कर्मी का दर्जा दे। सेविका को प्रारंभिक शिक्षिका का और सहायिका को चतुर्थ श्रेणी कर्मी का दर्जा सरकार दे। आरबीआई ने यूपीआई पेमेंट को लेकर की बड़ी घोषणा। भारतीय रिजर्व बैंक ने यूपीआई पेमेंट को लेकर एक बड़ी घोषणा की है, जिससे लोगों को फायदा हो सकता है। 10 अगस्त गुरुवार को मौद्रिक नीति समिति की बैठक में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने यूपीआई के लिए कई नए फीचर्स की घोषणा की है। इसके साथ ही यूपीआई को एक बड़ा अपडेट भी अपग्रेड भी मिला है। दरअसल डिजिटल भुगतान के लिए भारत की लोकप्रिय यूपीआई को कई नए फीचर के साथ एक बड़ा अपग्रेड मिल रहा है। इन्हें कन्वर्सेशनल पेमेंट्स द्वारा टाइटल दिया गया है, जो एआई संचालित सिस्टम के साथ चैट करके पेमेंट करने का एक नया तरीका है। डिजिटल भुगतान को बढ़ाने के लिए कटिंग एज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लक्ष्य के साथ एनपीसीआई ने यूपीआई पर कन्वर्सेशनल पेमेंट शुरू करने का प्लान बनाया है, जिससे यूजर
सुरक्षित और संरक्षित वातावरण में पेमेंट करने के लिए AI संचालित सिस्टम के साथ बातचीत में शामिल हो सकेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में खत्म हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट का दखल। केंद्र सरकार ने राज्यसभा में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि विधेयक 2023 पेश किया है। इस विधेयक द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के चयन की प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार की जाएगी। यह बिल संसद से पास होता है तो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट और भारत के चीफ जस्टिस का दखल खत्म हो जाए। इसके साथ ही सरकार की ताकत भी बढ़ेगी। इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने वाली चयन समिति से CJI को हटाने का सुझाव दिया गया है। उनकी जगह प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्री को चयन समिति में शामिल किया जाएगा। भारत 2027 तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने गुरुवार को कहा कि भारत बहु साझेदार और बहु क्षेत्रीय लक्षित अभियान के माध्यम से वैश्विक लक्ष्य से 3 साल पहले 2027 तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने गुरुवार को पूरे देश में दवा देने संबंधित वार्षिक राष्ट्रव्यापी मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी MDA पहल के दूसरे चरण का उद्घाटन किया। मंत्री ने कहा कि जनभागीदारी और पूरी सरकार और पूरे समाज के दृष्टिकोण के माध्यम से हम देश से इस बीमारी को खत्म करने में सक्षम होंगे। 10 अगस्त से शुरू हुए अभियान का दूसरा चरण इस बीमारी से मुक्त 9 राज्यों असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के 81 जिलों को कवर करेगा। अब उपभोक्ता बिना इंटरनेट यूज किए भी कर सकेंगे UPI पेमेंट। मौद्रिक नीति समिति की मंगलवार से शुरू हुई 3 दिन की बैठक में किए गए निर्णय की जानकारी देते हुए RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, RBI निकट क्षेत्र संचार का उपयोग करके UPI के ऑफलाइन भुगतान की अनुमति देगा। UPI लाइट के माध्यम से भुगतान सीमा 200 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए की गई है। अब आप बिना इंटरनेट के भी UPI पेमेंट कर पाएंगे। UPI लाइट सर्विस के जरिए ऑफलाइन UPI पेमेंट कर सकते हैं। UPI लाइट आपको पार्शियली ऑफलाइन पेमेंट सर्विस उपलब्ध कराता है। UPI लाइट सर्विस भीम UPI ऐप पर काम करता है। आपको पहले अपने बैंक अकाउंट से ऐप के वॉलेट में पैसे ऐड करने होंगे, फिर UPI लाइट का उपयोग करके आप अपने वॉलेट में प्री लोडेड मनी के जरिए पेमेंट कर सकते हैं। भारत में एक और खतरनाक बीमारी की एंट्री। अमेरिका में सरकारी अधिकारियों पर बरपा चुका है कहर। दुनिया कोरोना वायरस से अभी ठीक से उबर भी नहीं पाई है और देश में एक और बड़ी बीमारी का खतरा मंडराने लगा है। बता दें कि अमेरिका के कई अधिकारियों को पहले ही ये बीमारी परेशान कर चुकी है। ऐसे में कई लोगों को चिंता सता रही है कि ये बीमारी भारत में भी फैल सकती है। हवाना सिंड्रोम नाम की इस बीमारी को लेकर केंद्र सरकार के अधिकारियों ने कर्नाटक हाईकोर्ट में कहा है कि भारत सरकार देश में इस बीमारी के अस्तित्व को खोजने के लिए प्रतिबद्ध है। बता दें कि बेंगलुरु के रहने वाले एक नागरिक अमरनाथ चागू ने भारत में इस बीमारी की जांच के लिए गुहार लगाई है। इसको लेकर सरकार के प्रतिनिधि ने कहा है कि 3 महीने में इसकी जांच अदालत में सौंपी जाएगी। हवाना सिंड्रोम के कारण वैश्विक स्तर पर अमेरिकी खुफिया और दूतावास कर्मियों ने मनोवैज्ञानिक लक्षण महसूस किए। इनमें चक्कर आना, मतली, सिर दर्द, मेमोरी लॉस और संतुलन में व्यवधान शामिल हैं। जान लें कि इस बीमारी का पहला मामला वर्ष 2016 में आया था। जब अमेरिकी दूतावास के अधिकारियों में इस बीमारी का पता लगा तो पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया था। सबसे पहले क्यूबा के हवाना में इस बीमारी का पता लगा था, इसलिए इस बीमारी को हवाना सिंड्रोम का नाम दिया गया। RBI ने नहीं दी EMI पर कोई राहत। RBI ने रेपो रेट में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया है। मॉनेटरी पॉलिसी समिति की बैठक के बाद RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने रेपो रेट को 6.5% पर बरकरार रखने का ऐलान किया है। RBI ने लगातार तीसरी बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया।
इससे पहले अप्रैल और जून में भी रेपो रेट 6.5% ही बरकरार रखी गई थी। इससे उन लोगों को ईएमआई पर कोई राहत नहीं मिलेगी जिन्होंने कोई लोन ले रखा है। आमतौर पर आरबीआई के रेपो रेट घटाने पर बैंक ब्याज दरें घटाते हैं, जिससे लोन लेने वालों की ईएमआई कम होती है। वहीं रेपो रेट बढ़ने पर ईएमआई का बोझ बढ़ जाता है। रेपो रेट में वृद्धि से बैंकों से कर्ज लेने वाले बैंक के ग्राहकों के लिए मुश्किल बढ़ सकती थी। रिजर्व बैंक ने कर्ज लेने वालों के साथ साथ कर्ज देने वाले बैंकों को भी बड़ी राहत दी है। केंद्र का ऐलान, बाजार में उतारा जाएगा 50 लाख मीट्रिक टन गेहूं। देश में इन दिनों गेहूं और चावल की कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई है, जिसे देखते हुए केंद्र सरकार की ओर से बड़ा कदम उठाया गया है। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने बुधवार को यह ऐलान किया कि चरणबद्ध तरीके से बिक्री के लिए 50 लाख मीट्रिक टन गेहूं और 25 लाख मीट्रिक टन चावल खुले बाजार में उतारा जाएगा। ई नीलामी के माध्यम से खुली बाजार बिक्री योजना के तहत गेहूं बाजार में बिक्री के लिए आएगा। खाद्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया, भारतीय खाद्य निगम की ई नीलामी के माध्यम से बिक्री के लिए OMSSD के तहत चरणबद्ध तरीके से 50 लाख मीट्रिक टन गेहूं और 25 लाख मीट्रिक टन चावल खुले बाजार में उतारेगा।